CRO, it is a device which measures output voltage time period and frequency of wave। CRO आपको बताता है आउटपुट वोल्टेज, टाइम पीरियड और वेव की फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, ये CRO आपको 90% मतलब सारे के सारे क्वेश्चन MCQs में मिलेंगे। CRO में सबसे पहले वेव को आइडेंटिफाई करें। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस और ये x एक्सिस है और बेटा मैं यहाँ से वेव ड्रॉ करता हूँ, तो इस वेव का आउटपुट वोल्टेज, पहला पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। आउटपुट वोल्टेज का मतलब एम्पलीट्यूड। और याद करें कि जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं ओ लेवल्स में, तो हम कहते हैं भाई एम्पलीट्यूड क्या है। याद करो, ओ लेवल वेव में हमने ये डिस्कस किया था, एम्पलीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है, एक्चुअली यही एम्पलीट्यूड वोल्टेज कहलाता है। दिस एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी कि अब आपको क्वेश्चन में y एक्सिस पे y एक्सिस नहीं मिलेगा, बल्कि क्वेश्चन पे लिखा होगा कि y एक्सिस पे वोल्टेज है। x एक्सिस पे x एक्सिस नहीं लिखा होगा, बल्कि x एक्सिस पे लिखा होगा कि ये टाइम है। तो फिर सबसे पहले वेव की हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? अगर वेव यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा ओरिजिन से, तो ये हाफ वेव और ये हाफ वेव, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब छोटे जो पॉइंट ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मगर एक शर्त है इसमें, और ये सब क्वेश्चंस पर अप्लाई होगी कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। और बेटा हर्ट्ज का मतलब है कि टाइम मस्ट बी इन सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं हर्ट्ज कह रहा हूं तो इसकी शर्त है कि टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर टाइम तुम्हारे पास मिली सेकेंड में होगा, याद रखना 1 ms मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। 10⁻³ का मतलब 1/1000, 1/1000। और 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड के बराबर होता है, यानी 1/6 zeros, 1 मिलियन।
हर्ट्स फ्रीक्वेंसी अगर तुमसे मैं मालूम करवा रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में आगे चल के, तो अगर वो आपसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप कहेंगे भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्स है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है तो फिर ये बात शर्त है कि टाइम सेकंड में होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन में तुम ये देखोगे कि टाइम वो मिली सेकेंड में देकर फ्रीक्वेंसी पूछेगा। टाइम देगा मिली सेकेंड में और कहेगा फ्रीक्वेंसी। तो उस टाइम को आप पहले सेकंड में यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आएगा। फिर इसके बाद आप उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1/t डिवाइड करेंगे। अब सुने, हमारे पास एक बात समझना कि मैंने आपको कहा कि CRO आउटपुट वोल्टेज बताता है स्क्रीन को देखकर, टाइम पीरियड बताता है स्क्रीन को देखकर, मगर फिर 1 टाइम पीरियड से सॉल्व करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। CRO की स्क्रीन होती कैसे है ये देख लें। CRO की स्क्रीन ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये CRO की स्क्रीन, अब मैं स्क्रीन ऑफ CRO दिखा रहा हूँ। CRO की स्क्रीन पे यहाँ पर ये ग्रिड है जो मैंने नीचे ड्रॉ करी हुई है बॉक्सेस, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स हैं। ये ग्रिड है CRO पे। इस ग्रिड में 2 स्केल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है और एक वर्टिकल स्केल होता है। अब देखना कैसे, ये एक्स एक्सिस बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। ये CRO की स्क्रीन है। CRO की स्क्रीन में राइट साइड पर एक ये नॉब होती है, ये नॉब होती है। ये नॉब का मतलब ये बिल्कुल ऐसी नॉब है जैसे कि फ़ैन का रेगुलेटर होता है। इसको राइट और लेफ़्ट आप घुमा सकते हैं। उससे होगा क्या बताता हूँ। फिर ये एक और नॉब है, ये भी ऐसे ही राइट और लेफ़्ट घूम सकती है। फिर इसके साथ यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव। फिर यहाँ पर आपके पास एक और स्केल होता है, ये स्केल है और यहाँ पर भी ये स्केल है। ये स्केल, मेन काम इस स्केल का है। अभी 1 मिनट के लिए लिखो नहीं, 2 मिनट ठहरना, ज़रा सुनना मेरी बात। बाद में ये आपको मैं पिक्चर भेज दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, आप इसको लिख लेना, मगर अभी पहले से गौर से सुनना। ये देखो, ये 2 नॉब्स हैं। ये 2 नॉब्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्केल को कंट्रोल करती हैं। यानी कि पहले मैं ये बताऊं आपको कि इसमें से एक नॉब पर रीडिंग होती है, नोट करना। एक नॉब ये रीडिंग है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 5, 10, 15, 20 लेट्स से। अब इसके साथ एक नीडल है, वो शुरू में 0 है, तो इसका मतलब आपने अभी इसको 0 पे सेट किया हुआ है। ये नीडल 0 है अभी, सपोज करो। अब इस नीडल को देखो गौर से, इस नीडल को हम यहाँ से टर्न करके 5 पे ला सकते हैं, 10 पे ला सकते हैं, 15 पे ला सकते हैं, 20 पे ला सकते हैं। ये शिफ्ट हो सकती है 5, 10, 15, 20, इसके अलावा भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 5, 10, 15, 20।
ये जो स्केल है, ये स्केल आपका कहलाता है वाई गेन। एक कहलाता है वाई गेन। अभी बताता हूँ वाई गेन का मतलब क्या है। व्हेन आई से वाई गेन, तो आप कहेंगे वाई गेन का मतलब, वाई गेन का मतलब y axis one division value of voltage. Now listen, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाई गेन मैं यहाँ से हटा के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ से हटाकर लेट्स से इस वाई गेन को 15 पे सेट कर रहा हूँ, 15 पे सेट, तो फिर इसका मतलब है कि इफ़ वाई गेन इज़ एट 15 means 15 volts for each one vertical division. वाई गेन आपको ये जो वर्टिकल बॉक्स है, इसकी वर्टिकल बॉक्स की वैल्यू बताता है। वाई गेन के साथ ब्रैकेट में लिखा होगा सेंटीमीटर पर, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा होगा वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। सुनते जाना, अब ये सारा आखिर में रिकॉल हो जाएगा, सिर्फ और से देखते जाना। वाई एक्सिस का मतलब वोल्टेज, याद रखें, वाई एक्सिस का मतलब वोल्टेज। तो ग्रिड के ऊपर एक वर्टिकल डब्बे की वैल्यू, एक वर्टिकल सेंटीमीटर की वैल्यू वाई गेन कहलाएगी, और वो वाई गेन वोल्ट्स में होगा क्योंकि वो वोल्टेज बताएगा, और इसको हम वोल्टेज वोल्ट्स पर सेंटीमीटर कहेंगे। अगर कहीं पर लिखा है कि 15 वोल्ट पर सेट है, तो इसका मतलब एक डिवीज़न की वैल्यू 15 वोल्ट है, एक डिवीज़न की वैल्यू। अगर टाइम बेस दूसरा कहलाता है स्केल आपका, सेकंड डिवीज़न जो मैंने लिखा है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड टाइम बेस। ये जो स्केल है ये टाइम बेस, और इसका यूनिट होता है, याद रखना, इसका यूनिट होता है ms पर सेंटीमीटर। ms का मतलब मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। ये जो टाइम बेस है, ये टाइम बेस तुम्हें एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एक डब्बे की वैल्यू बताता है, हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स की वैल्यू ये बताता है। वर्टिकल एक बॉक्स की वैल्यू आपको वाई गेन बताता है। जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो फिर आसानी से समझ में आएगा। अभी ये देखते जाएं, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में गिवन क्या होगा और रिक्वायर क्या होगा। टाइम बेस की सेटिंग भी बिल्कुल ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 0 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया, लाइक दिस 20 लिख दिया, बिल्कुल ऐसे। इसकी नीडल भी ऐसे ही होती है, 0 से लेके आप इस नीडल को यहाँ से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेट कर दी भाई, लेट्स से। अब इस नीडल को पढ़ो और नीचे यूनिट को पढ़ो तो बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। नीडल कह रही है कि रीडिंग 10 पे सेट है और नीचे यूनिट बता रहा है कि ms पर सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इफ़, ये कहलाता है टाइम बेस। इफ़ टाइम बेस इज़ 10 ms पर सेंटीमीटर,
It means for each horizontal division, comma, time is 10 millisecond. In short, अभी तक का समरी ये है कि सीआरओ की स्क्रीन पे दो स्केल हैं, एक एक्स एक्सिस का स्केल है, एक वाई एक्सिस का स्केल है. सिंपल. एक्स एक्सिस के स्केल को टाइम बेस कहते हैं, वाई एक्सिस के स्केल को वाई गेन कहते हैं. वाई गेन वोल्टेज बताता है एक वर्टिकल डब्बे की वैल्यू, एक वर्टिकल बॉक्स या एक वर्टिकल सेंटीमीटर. टाइम बेस वही हॉरिजॉन्टल बॉक्स के एक डब्बे की वैल्यू या एक सेंटीमीटर का टाइम बताता है. क्वेश्चन याद रखना, अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन वही है, मुझे फाइंड करना है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड. अब मेरे पास ये दो ऊपर वाली नॉब्स हैं. इसका ओ लेवल में ज़्यादा काम, मगर ए लेवल में जब ये आता है सीआरओ तो इसका थोड़ा कम काम है. ये सेम सीआरओ ओ लेवल में भी है और एएस में भी है. ओ लेवल में सीआरओ की एप्लीकेशन ख़त्म हो गई थी. पहले एप्लीकेशन होती थी सीआरओ की कि सीआरओ की मशीन में इलेक्ट्रॉन गन कौन है, फिलामेंट लैम्प कौन है, क्या काम, स्क्रीन क्या काम, वो ख़त्म हो गया. मगर रीडिंग लेनी आनी चाहिए. ये रीडिंग आपको ओ लेवल्स में लेने आनी चाहिए और यही सेम रीडिंग आपको एएस में अप्लाई होती है. सुने, ये जो दो नॉब्स हैं जो मैंने राइट पे लिखी हैं, ये कहलाती है एक एक्स शिफ्ट, ये कहलाती है वाई शिफ्ट. अब सुनो, एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट का मतलब क्या? एक्स शिफ्ट एडजस्ट हॉरिजॉन्टली, वाई शिफ्ट एडजस्ट वर्टिकली. एडजस्ट का मतलब क्या है भाई? एडजस्ट का मतलब ये है कि स्क्रीन देखना. मैंने सीआरओ की मशीन को ऑन किया तो मेरे पास सीआरओ की मशीन में ये डॉट, इनिशियल डॉट यहाँ नज़र आ रहा था. जैसे आप अपने लैपटॉप को स्टार्ट करें या कंप्यूटर सीपीयू को स्टार्ट करें तो आपको कर्सर अपना कहीं साइड में नज़र आ रहा है. अब कंप्यूटर पे कर्सर अगर साइड में नज़र आ रहा है तो आप माउस से उसको सेंटर पर लेकर आते हैं. यही काम एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट का. अगर मुझे ऐसे राइट पे शिफ्ट करना होगा तो आप एक्स शिफ्ट की नॉब को घुमाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे फ़ैन का रेगुलेटर घुमाते हैं राइट साइड पे. एक्स शिफ्ट एक ऊपर गोल सा रेगुलेटर होता है, वो इजीली राइट और लेफ़्ट घूम सकता है. एक्स शिफ्ट को राइट घुमाओगे, एक्स शिफ्ट को, ये एक्स शिफ्ट है, एक्स शिफ्ट को राइट घुमाओगे तो ये डॉट आगे चला जाएगा, एक्स शिफ्ट को लेफ़्ट घुमाओगे तो ये डॉट पीछे चला जाएगा, वाई शिफ्ट को राइट घुमाओगे तो ये डॉट ऊपर चला जाएगा और वाई शिफ्ट को लेफ़्ट घुमाओगे तो ये डॉट नीचे चला जाएगा. अब जैसे ये डॉट पर अप्लाई होगा ना बेटा, ये इसी तरह से वेव पर भी अप्लाई होगा. सपोज़ करो ये मेरे पास वेव है. अब ये वेव बिल्कुल यहाँ कोने में है, मैं इसको बीच में सेंटर में लाना चाह रहा हूँ. सही है, ये कॉर्नर में चली गई है. तो आप क्या कहेंगे पहले कि एक्स शिफ्ट मूव द वेव टू द राइट एंड देन वाई शिफ्ट मूव द वेव डाउन. ये काम है. एक्स शिफ्ट राइट पर लेकर गई, वाई शिफ्ट नीचे ले गई. एक्स शिफ्ट राइट या लेफ्ट मूव करेगी. इज दैट क्लियर? अब सुने और बहुत ध्यान से सुने. मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन की बेस पर हम सीआरओ को समझना स्टार्ट करेंगे.
लेट्स से ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में स्क्रीन गिवन होगी। मैंने तुम्हें फिर बता दिया है, देखो एक बात समझ लेना। CRO की स्क्रीन पे आसान है। अब CRO की स्क्रीन पे दो शिफ्ट हैं, एक X शिफ्ट है, एक Y शिफ्ट है। X शिफ्ट और Y शिफ्ट तो रेगुलेटर की तरह से है जो वेव को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करेगी, इसलिए X शिफ्ट और Y शिफ्ट का काम नहीं है। अब थोड़ी देर में इसको हटा दें। मेन काम जो है वो Y गेन और टाइम बेस का है। बस ये बात याद रखो कि Y गेन का मतलब वोल्टेज, Y गेन का मतलब वोल्टेज, और टाइम बेस का मतलब टाइम। Y गेन X एक्सिस को बताएगा और टाइम बेस Y गेन Y एक्सिस को बताएगा वोल्टेज को, और टाइम बेस X एक्सिस पे टाइम को बताएगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये होगा, तुम्हें एक वेव ड्रॉ करके दी जाएगी। लेट्स से मैंने ये आपके सामने एक वेव ड्रॉ की और ये वेव इस तरह से लाइक दिस। अब ये वेव इस तरह से ड्रॉ की है। मुझे एक बात ये बताएं कि ये वेव अभी इस तरह से बनी हुई है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या होगा मैं ये बता देता हूँ। वो आपसे कहेगा टाइम बेस इज़ 2 ms पर सेंटीमीटर एंड Y गेन इज 5 volts पर सेंटीमीटर। टाइम बेस हमेशा ms में या मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में। Y गेन हमेशा वोल्ट्स में, 5 volts पर सेंटीमीटर। फाइंड पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अब सुनो पहला पॉइंट, पीक वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज और एम्पलीट्यूड एक ही बात है। अगर तुम्हें बीच का एक्स एक्सिस उससे ड्रॉ करके नहीं दिया, सामने देखिएगा, अगर बीच का एक्स एक्सिस ड्रॉ करके नहीं दिया तो फिर ये जो हाईएस्ट पीक है और ये जो लोएस्ट पीक है, इसकी टोटल हाइट का हाफ एम्पलीट्यूड होता है। वेव के सेक्शन में ओ लेवल्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि देखो अगर वो तुम्हें एक्स एक्सिस नहीं ड्रॉ करके दे रहा और वो इस तरह से वेव बना रहा है, एम्पलीट्यूड कैसे पहचानोगे भाई? इस एम्पलीट्यूड के लिए आप इसकी टोटल टॉप से और बॉटम ये डिफरेंस हाइट देखेंगे, और इस डिफरेंस ऑफ हाइट पर बेटा बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इसका जितना सेंटर से टॉप है ये इसका एम्पलीट्यूड या यहाँ पर वोल्टेज कहलाएगा। इसको वेव में एम्पलीट्यूड कहते थे, जिसको मैं वोल्टेज कह रहा हूँ। टोटल वोल्टेज नहीं होता, नीचे से ऊपर तक नहीं होता, सही है ना। एम्पलीट्यूड टोटल नीचे से ऊपर तक होता है, एम्पलीट्यूड आधा होता है वेव का।
क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है उतना ही एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है। एम्पलीट्यूड को आप नेगेटिव नहीं कह सकते, एम्पलीट्यूड वेव के ऊपर और वेव के नीचे सेम होता है सेंटर से। तो ये आपका वोल्टेज कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम हाइट नोट करना यहाँ पर है और बॉटम यहाँ पर है। इन दो की टोटल हाइट देखो कितनी है। नंबर ऑफ ग्रिड यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर ये 8 है तो फिर आउटपुट या पीक वोल्टेज इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 बॉक्सेस वर्टिकली और हर एक बॉक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे तुम्हें कितनी दी हुई है, 5 वोल्ट्स। वाई गेन वाई एक्सिस के बारे में है, याद रखना वाई गेन वाई एक्सिस का है। ये जो मैंने वाई गेन लिखा है 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, वो आपको ये बता रहा है कि इस एक वर्टिकल बॉक्स की वैल्यू 5 वोल्ट है। एक वर्टिकल बॉक्स की वैल्यू 5 वोल्ट है। तो इसका मतलब बॉटम से टॉप तक टोटल 8 है, मगर उसको एम्पलीट्यूड के लिए यानी कि आउटपुट वोल्टेज के लिए तुमने आधा कर दिया तो 4 हो गया। और 4 को 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 20 वोल्ट्स। ये आपका पीक वोल्टेज है। इसको वो पीक वोल्टेज कह दे या आउटपुट वोल्टेज कह दे, इट्स द सेम थिंग। अब अगला पॉइंट देखना, यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा कि टाइम बेस 2 ms पर सेंटीमीटर, मतलब ये 2 ms वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के एक डब्बे की वैल्यू 2 ms। अगर मैं कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के एक डब्बे की वैल्यू 2 ms, तो एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वेव आपके पास बनी है इसमें एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स की वैल्यू 2 ms है। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड के लिए कहाँ से कहाँ काउंट करेंगे? या तो सेंटर से सेंटर नहीं है, या ट्रफ से ट्रफ यानी बॉटम से बॉटम वो भी नहीं है, या फिर टॉप से टॉप यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट। टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ वन वेव। वो वन वेव या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट होगी, या सेंटर से सेंटर होगी, या टॉप से बॉटम होगी। भाई एक बात मुझे ये बताएं, यहाँ पर मैंने कहा था टाइम पीरियड यहाँ पर इस सेंटर से लेके ये आधी वेव और ये आधी वेव यहाँ तक है वन टाइम बेस टाइम पीरियड, ऐसे ही है ना। मगर अगर वेव मुझे सेंटर वाला पॉइंट स्टार्टिंग ना दे, स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रहा है, तो मैं कहूँगा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है ये टाइम बेस टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक टाइम पीरियड। अब ये भी नहीं दे रहा तो मैं कह रहा हूँ बॉटम में ट्रफ से ट्रफ तक टाइम पीरियड। यहाँ पर इसने मुझे सेंटर नहीं बताया, मैंने कहा छोड़ो, एक का बॉटम ट्रफ है, दूसरा बीच में ख़त्म कर दी, मैंने कहा चलो छोड़ो, एटलीस्ट मेरे पास ये पॉइंट है टॉप। सुने, मेरे पास है टॉप यानी कि क्रेस्ट, और मेरे पास है अगला क्रेस्ट। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक को टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बॉक्सेस काउंट करूँ बेटा, तो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस हैं आपके पास। अब मुझे बताएं कि पहले मैं टाइम पीरियड निकालूंगा। मैंने कहा टाइम पीरियड, तुमने कहा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 10 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली एक डब्बे की वैल्यू कितनी है 2 ms पर सेंटीमीटर, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का। तो 2 ms का मतलब आपने कहा कि इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 ms से, तो आंसर कितना आएगा 20 ms। ये टाइम पीरियड है। उससे टाइम पीरियड नहीं मांगा था क्वेश्चन में, उसने फ्रीक्वेंसी कही थी।
अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब तुमने अगर यहाँ पर 1 अपॉन 20 लिख दिया तो ये भी आंसर में मौजूद होगा ऑप्शन में और गलत हो जाएगा, इसलिए शुरू में बता दिया कि दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी हर सूरत हर्ट्स में होगी तो फिर टाइम हर सूरत सेकंड में होना चाहिए। तो ये 20 ms को आप 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे। ms का मतलब मिली सेकेंड को सेकेंड में करने के लिए 10 टू द पावर -3 से करेंगे। ये आंसर आया आपके पास 50 हर्ट्स। दैट इज़ द आंसर। ये है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ये नोट करना, शुरू में इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। 2-3 सवाल मेरे साथ करोगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बहुत आसान है। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो इसमें बताऊंगा मैं, अभी एक पॉइंट आएगा इसमें। अब ये क्वेश्चन में कहीं कहीं इस्तेमाल होगा और कहाँ इस्तेमाल होगा वो बताता हूँ, सुनना। फ्रॉम मिली सेकेंड टू सेकेंड, डिवाइड बाय 1000 यानी मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। मिली सेकेंड से सेकेंड में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, मगर सेकेंड से मिली सेकेंड में करने के लिए उल्टा याद, और क्यों जरूरत पड़ेगी बताता हूं। सेकेंड से मिली सेकेंड में करने के लिए तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। ये छोटा सा एक पॉइंट है, बट ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो देखना ज़रा क्वेश्चन। अब वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन को समझें ज़रा। वो आपसे कह रहे हैं व्हेन अ 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ वाई टर्मिनल ऑफ एन ऑसिलोस्कोप, द ट्रेस ऑफ द डायग्राम इज obtained. What is the setting of the time base? अब उसने उल्टा क्वेश्चन दे दिया, फ्रीक्वेंसी बताकर टाइम बेस पूछ रहा है, यानी स्केल पूछ रहा है। अब सुनो, मुझे एक बात ये बताओ कि टाइम बेस पूछ रहा है आपसे, टाइम बेस का ताल्लुक वोल्टेज से होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी से? किससे? फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर उसने तुम्हें वोल्टेज सिर्फ ट्रैप करने के लिए दिया है। इस सवाल में स्पेशली वोल्टेज का कोई काम नहीं है, हटा दिया। अब सुनो गौर से, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो मुझे बताओ टाइम पीरियड। आप कहेंगे टाइम पीरियड 1/f, और तुमने 1/50 किया तो आंसर आया 0.02 सेकेंड। लिसन, ये 0.02 सेकेंड है टाइम पीरियड का। मगर मसला ये है कि मेरे पास जो ऑप्शन हैं वो चारों ms में हैं, ms में हैं, ms में हैं। स्केल पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर सेकेंड को मिली में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए बताया था। इस तरह से बेटा मेरे पास टाइम पीरियड आया है 20 ms। सुनो, टाइम पीरियड है ये 20 ms, ध्यान रखना, ये स्केल नहीं है, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड और टाइम बेस में फ़र्क है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें कन्फ्यूजन क्लियर होगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड एंड टाइम बेस। टाइम पीरियड, सेंटेंस सुनना मेरा, टाइम पीरियड is the time of one wave and time base is the time for one division. ये दो अलग बातें हैं, लिख लो। टाइम पीरियड is the time of one wave. Time period is the time of one wave. And time base is a scale.
and time base is a scale which shows time for one division or 1 centimeter, which shows the time for one division or 1 centimeter. बेटा टाइम बेस का मतलब एक डिवीजन की वैल्यू, डिवीजन को हम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, एक डिवीजन की वैल्यू, और टाइम पीरियड का मतलब पूरी एक वेव की वैल्यू, पूरी एक वेव का टाइम। अब जब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइम बेस 20 ms है, सुनो, तो इसका मतलब अगर वेव यहाँ सेंटर से काउंट करो तो वेव यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है, तो इसका टाइम 20 ms है। तुमको नहीं, आपने कहा था टॉप से काउंट करें, क्रैश से, मैं कहूँगा कर लो, चलो क्रैश से क्रैश ये काउंट कर लो, ये है टाइम पीरियड। अब मुझे बताओ, चाहे ये टॉप से काउंट करो या यहाँ से काउंट करो, इज द सेम थिंग, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर जब आपने बॉक्सेस काउंट किए तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 बॉक्सेस में बन रही है एक वेव, यस और नो? यानी कि आप कहेंगे कि टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड तुमने मिली सेकेंड में 20 ms निकाला जो कि 8 डिवीजन में बन रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? टाइम बेस। टाइम बेस क्या होता है? एक डिवीजन का टाइम। तो एक डिवीजन का टाइम जो होगा x, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8x इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू 8 को डिवाइड कर दो 2.5 ms, 2.5 ms पर डिवीजन या पर सेंटीमीटर, बी इज द आंसर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू क्लियर योर कंसेप्ट। कि इस सवाल में आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि टाइम पीरियड और टाइम बेस में फ़र्क है। क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में देखो फ्रीक्वेंसी, इसमें इस एमसीक्यूज़ के अंदर है सिंपल एमसीक्यूज़, मगर इस एमसीक्यूज़ के अंदर 3-4 चीज़ें समझने वाली। अगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है तो तुमने जब उसको रेसिप्रोकल किया 1/t किया तो टाइम सेकंड्स में आया था, मगर चारों ऑप्शन मेरे पास मिली सेकेंड में थे। सेकंड से मिली सेकेंड में करने के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया कि 1000 से मल्टीप्लाई करो, वो तुमने कर दिया। जब 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन गया 20 मिली सेकेंड, मगर क्या बन गया? टाइम पीरियड। मांगा क्या था? टाइम बेस। इन दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए सर। टाइम पीरियड थी एक पूरी वेव का टाइम, मगर उसने पूछा था एक डब्बे का टाइम, एक डिवीजन का टाइम, एक सेंटीमीटर का टाइम। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तुमने फिर इसको इस एक डिवीजन के हवाले से सॉल्व किया है। अब सुने, अगर मेरे पास लेट्स से अब ये क्वेश्चन है, अब वो सिंपली आपसे पीरियड मांग रहे हैं। टाइम पीरियड और पीरियड इज द सेम थिंग। वो कह रहा है टाइम पीरियड बताएं। अब ये फिर भी आसान है। देखो, वो आपको हॉरिजॉन्टल पर 10 ms एक डिवीजन की वैल्यू बता रहा है। मुझे एक बात बताओ सिंपली, टाइम पीरियड टॉप से टॉप चले जाओ या बॉटम से बॉटम चले जाओ, कितने बॉक्सेस हैं भाई? 1 2 3 4, यस और नो? यानी कि ये 4 बॉक्सेस पे एक वेव कंप्लीट हो रही है। टाइम पीरियड 4 बॉक्स पे या 4 डिवीजन में बन रहा है, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है भाई? 10। आंसर कितना आ गया? 40 ms। वैसे ये हल्का सवाल है, ये तो सिंपल है। चाहे आप क्रैश से क्रैश देखते या बॉटम ट्रफ से ट्रफ देखते, जब भी 4 बॉक्सेस था, सेंटर से सेंटर एक वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, ये भी 4 बॉक्स से। टाइम बेस उसने 10 ms दिया हुआ है, पर डिवीजन बोले या पर सेंटीमीटर बोले, द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? अब सुनो, लिसन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखना। द वाई इनपुट टर्मिनल ऑफ कैथोड रे इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ पीक वोल्ट। पीक वोल्ट मैंने आपको बता दिया है। देखो, पीक वोल्ट तुम में से कोई भी सामने देखो, पीक वोल्ट जैसे ही आए कंफ्यूज मत होना।
पीक वोल्टेज का मतलब बिल्कुल टॉप से बॉटम नहीं है। पीक वोल्टेज का मतलब भी वही है जो आउटपुट वोल्टेज का मतलब है, और आउटपुट वोल्टेज का मतलब भी वही है जो एम्पलीट्यूड का वो मतलब है, यानी टोटल हाइट बॉटम से टॉप तक, टोटल हाइट का हाफ। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई वाई गेन 5 वोल्ट पर सेट है, यानी पीक वोल्टेज 5 वोल्ट पर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, टाइम बेस 10 ms है, वाई गेन 5 वोल्ट पर डिवीजन है। अब एक बात बताओ, पहला पॉइंट, वाई गेन 5 वोल्ट पर डिवीजन पर है, वाई गेन 5 वोल्ट पर डिवीजन पर है, यानी कि एक वर्टिकल बॉक्स की वैल्यू 5 वोल्ट है। एग्जैक्टली। और इसको कनेक्ट करता हूं कि पीक वैल्यू भी वोल्टेज की कितनी है, 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या, एक बॉक्स ऊपर जाएगा और एक बॉक्स नीचे जाएगा, यस और नो। जब तुमने कहा बॉस एक बॉक्स ऊपर जाएगा और एक बॉक्स नीचे जाएगा, तो मैंने कहा भाई ए और बी तो हटा दो, क्योंकि बेटा ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बी में भी सेंटर से 1.5 बॉक्स ऊपर जा रहा था। तो ये तकरीबन अगर एक बॉक्स की वर्टिकल वैल्यू 5 है और ये हाफ है, तो तकरीबन ये 7.5 वोल्ट है ऊपर, और ऐसे ही 7.5 वोल्ट नीचे या 7 वोल्ट नीचे। तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास 7 नहीं है, आपके आउटपुट वोल्टेज तो 5 है। इसका मतलब सेंटर से वेव को एक बॉक्स ऊपर जाना चाहिए और एक बॉक्स नीचे जाना चाहिए। ये वैल्यू 5 वोल्ट है पॉजिटिव की, और नीचे वाली 5 वोल्ट है नेगेटिव की। जैसे ये भी सही है, ये भी सही है अभी तक। पीक वोल्टेज का मतलब टोटल हाइट का आधा, वो 5 वोल्ट है, और एक डब्बे की वैल्यू भी 5 वोल्ट है। अब मुझे बताएं नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी। अब मैंने कैलकुलेटर उठाना ज़रा, फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी दे तो टाइम में शिफ्ट करो। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f 1/50 0.02, मगर टाइम बेस उसने ms में दिया हुआ है, तो 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, 20 ms। ये 20 ms क्या चीज़ है, टाइम पीरियड 20 ms है, यस और नो। अब सुनो, टाइम पीरियड 20 ms है, और यहाँ पर वो दे रहा है टाइम बेस कितना, 10 ms, यानी एक डब्बे की वैल्यू कितनी है, 10 ms, और टाइम पीरियड कितना है, 20 ms। टाइम बेस इज द टाइम फॉर 1 बॉक्स, और टाइम बेस 1 बॉक्स की वैल्यू यानी 1 डिवीजन की टाइम बेस वैल्यू 10 दी हुई है। इज दैट क्लियर? यानी कि हॉरिजॉन्टल एक डब्बे की वैल्यू 10 है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन एक ही बॉक्स हो रहा है, यस और नो, और इसकी वैल्यू 10 ms है, तो क्या तुम्हारा टाइम पीरियड भी 10 ms है? नहीं, तुम्हारा टाइम पीरियड कितना है, 20। तो मुझे बताओ, सेकेंड वेव में अगर वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो 1 कंप्लीट वेव यहाँ ख़त्म हो रही है, कितने बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस में। और अगर एक बॉक्स की वैल्यू 10 ms है तो दूसरे बॉक्स की वैल्यू भी 10 ms है, तो इसका मतलब उसूलन टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 20 ms। तो यही तो आंसर है आपका। ms। अब यहाँ पर सिचुएशन बदल गई। अब उसने जानबूझ के एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देखो, अब प्लीज लिसन, ये एक अलग से स्पेशल पॉइंट है। मैंने तुम्हें जनरल कहा कि एम्पलीट्यूड, अगर ये वेव बनी हुई है तो एम्पलीट्यूड इसका मिडिल सेक्शन कट करके
उसका हाफ ऊपर या हाफ नीचे एम्पलीट्यूड होगा या वोल्टेज होगा। कब? जब उसने एक्स एक्सिस ड्रॉ नहीं किया। मगर अगर वो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दे और ये ड्रॉ कर दे तो फिर जो हाई वाली हाइट होगी ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, क्योंकि वो खुद ड्रॉ करके बता रहा है, वो खुद ड्रॉ करके दे रहा है, मजबूरी है। अगर वो एक्स एक्सिस नहीं बना था तो मैं टोटल वेव की हाइट को हाफ में डिवाइड कर देता, जितना ऊपर जितना नीचे। मगर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, ये स्पेशल केस है कि जिसमें वेव अपने ओरिजिन से जितना ऊपर जा रही है उतना नीचे नहीं जा रही, ऊपर ज़्यादा जा रही है, नीचे कम जा रही है। टू सेपरेट ट्रेसेस ऑफ वेव, हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो लेवल, ग्रिड ऑन द स्क्रीन इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर, टाइम बेस 2.5 है, एंड वाई सेंसिटिविटी यानी वाई सेंसिटिविटी वाई गेन 5 मिली वोल्ट। अब सुनो, जब वो कह रहा है ना कि वाई गेन 5 मिली वोल्ट है एक बॉक्स की वैल्यू, तो मुझे ये बताओ वर्टिकली पीक वोल्टेज सेंटर से जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक बॉक्स की वैल्यू वाई में कितना बोला उसने 5, तो मुझे बताएं एक बॉक्स की वैल्यू 5, और से देखना एक और बॉक्स की वैल्यू 5, अप्रॉक्सीमेट ये नीचे वाला बॉक्स फुल कंप्लीट नहीं है तो अंदाज़न कितना होगा ये 4, और ऊपर वाला भी फुल कंप्लीट नहीं है तो ये 4 या 3, ऐड करो सबको कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेट 16 या 17, नियरेस्ट देखें पीक वोल्टेज कितना है 17। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड, एक वेव कहाँ से कहाँ बनाएंगे, एक वेव कहाँ से कहाँ, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, क्रैश से क्रैश ले लो, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सुने, करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ तक ले लो। समझ में आ रही है करेस्पॉन्डिंग? ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ से नहीं ले रहे हम, मैंने कहा नहीं लो, यहाँ से ले लो तो फिर करेस्पॉन्डिंग इसका ये होगा ना भाई। बॉटम में अगर आप कहते हैं ये वाला पॉइंट ले रहे हैं बाद वाला, तो मैं कहूँगा फिर ये ले लो बाद वाला, करेस्पॉन्डिंग है। आप कहते हैं कि नहीं स्टार्ट वाला लें, तो मैं कहूँगा अगली वेव का स्टार्ट वाला। ज़रूरी नहीं है कि वेव तुम्हें ऐसे ही दी जाएं, वेव की शेप तुम्हें ये भी दी जा सकती है। शेप को पहचानना होगा, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को पहचानना होगा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर उसने कहा 2 ms है एक डब्बे की वैल्यू हॉरिजॉन्टली टाइम बेस, तो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक 5 5 5 5 कितना हो गया भाई, सॉरी 2.5, एक ही 2.5, दूसरा भी 2.5, तीसरा भी 2.5, चौथा भी 2.5, कितना हो गया, दैट्स इट, 17 और 10 आपका आंसर सी। अब वो 4 बॉक्सेस, देखो ये बात, तुम 4 बॉक्सेस यहाँ से यहाँ भी काउंट कर सकते थे, जब भी 4 ही बॉक्सेस होंगे, चेक कर लो, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स, यही 4 बॉक्सेस आप यहाँ नहीं काउंट करते तो यहाँ काउंट करते, ये भी 4 बॉक्सेस ही काउंट होंगे, ये देख लो। आगे करेस्पॉन्डिंग पॉइंट से यहाँ तक काउंट कर लो, ये भी 4 बॉक्सेस ही काउंट होंगे, कहीं से भी ले लें, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पहचानें। लेट्स से करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पहचानना, क्वेश्चन नंबर 47, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पहचाने। A cathode ray oscilloscope displays a square wave as shown in diagram. The time base setting is 0.2 ms per division.
मुझे बताओ वेव, लिसन, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका यहाँ तक है ना भाई, यस और नो? अब वो कह रहा है आपसे कि ये एक बॉक्स 0.2 ms के बराबर है, तो मुझे बताओ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिवीजन हो गए। तुम कहो जैसे पिछले सवाल में मैंने कहा कि ये वाला क्यों ले रहे हैं आप, मैं कहूँगा ठीक है ये मत लो, ये ले लो, ये मत लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, बात तो ये कि करेस्पॉन्डिंग लेना है आप। अब मुझे बताएं चाहे ये पॉइंट ले लें या ये पॉइंट ले लें, इज़ द सेम थिंग। आपके पास 6 बॉक्सेस हैं, ये 6 बॉक्सेस हैं, यानी बॉक्स कह लो डिवीज़न कह लो, बात एक ही है। ये 6 डिवीज़न को यानी 6 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करो 0.2 ms से, कितना हुआ भाई? 1.2 ms। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के, मगर 1/t में 1.2 मत रख देना, गलत हो जाएगा। मिली को सेकंड में कन्वर्ट करें, कितना आ रहा है? 833। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 830। देखो मैं कहाँ फंसूंगा, सुनना एक जगह पे। अगर ग्रिड अनक्लियर हो और बहुत सारी वेव दे दे, बहुत सारी वेव दे दे, बहुत सारी वेव दे दे, अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ये छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, साइड में याद रखना। ओ लेवल वेव के सेक्शन में हम टाइम पीरियड कहते थे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू given time divided by number of wave। ये लिख लेना ज़रा, कहाँ काम आएगा अभी बताता हूँ। ये लिखना ज़रा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव। अब सुने, पॉइंट ये है और सिचुएशन ये है कि मेरे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक प्रॉब्लम है। ये देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। डायग्राम इज a square wave trace CRO, grid of 1 centimeter square cover 1 division। The time base is 10 ms per centimeter। फ्रीक्वेंसी बताएं। प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक बॉक्स की वैल्यू 10 है। अब मैं कहाँ फंस रहा हूँ? मैं ये फंस रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक वेव यहाँ तकरीबन कंप्लीट हो रही है, करेस्पॉन्डिंग ये है, मगर बेटा यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी वेव्स हैं, कितना टाइम पीरियड है, ये नहीं पता चल रहा, अप्रॉक्सीमेट बनेगा। अब इसके लिए फंस गए आप। इसलिए मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई भी एक वेव एग्जैक्ट बॉक्स के एंड पे ख़त्म ना हो रही हो, बल्कि कहीं बीच में ख़त्म हो रही हो, तो फिर पूरे को ले लो, ग्रिड को, जहाँ तक वेव बनी है, जहाँ तक वेव बनी है। बोलना नहीं, अभी सामने देखना। मुझे एक बात ये बताएं कि वेव यहाँ बॉटम से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से। मुझे बताओ इसका अगला करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पर है? ये है। ये बात समझ में आती है या नहीं? अगर मैं यहाँ से पॉइंट ले रहा हूँ तो इसका अगला करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव हो गई? 1। कितनी हो गई? काउंटिंग करते रहना। फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव हो गई? 2। फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी? 3। फिर यहाँ तक 4। फिर ये 5। नोट करते जाएं मैं क्या काउंट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक 1 वेव है,
फिर ये 2 है, फिर करस्पॉन्डिंग पॉइंट 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ तक 8 है, और ये हाफ है, ये आधी दी हुई है। यस और नो? तो ये टोटल कितनी वेव्स हो गई? और सुनो बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सुनो, तुम कहोगे सर टाइम पीरियड निकाले, मैं कहूँगा टाइम पीरियड के लिए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव। पूरे ग्रिड पर जहां तक वेव बनी है उसमें नंबर ऑफ वेव टोटल 8.5 है। जो मैंने रेड नीचे मार्क किया वो 8.5 वेव है, और वो 8.5 वेव 6 डिवीजन में बन रही है। मगर भाई एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? तो मल्टीप्लाई करें 6 को 10 से, ये बन गया 60 डिवाइडेड बाय 8.5, तो तुमने कहा 7.05 ms। मुझे m फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 1/7.05 इंटू 10 टू द पावर -3 करना। वन डिवाइडेड बाय 7.05 इंटू 10 टू द पावर -3। सही तरह से सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 141.8। अप्रॉक्सीमेटली 140 इज द आंसर। कैलकुलेशन सही करो भाई, 140 इज द आंसर। सुने, वेव ज़रूरी नहीं है कि वेव तुम्हें जैसे ओ लेवल में दी जाती थी ऐसी दी जाए। अब ये वेव अलग तरह की है, ये स्क्वायर वेव कहलाती है। इस स्क्वायर वेव के 2 हिस्से होते हैं बस, ये नीचे वाला हाफ और ये ऊपर वाला हाफ। ये वेव हो गई कंप्लीट। इसीलिए हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 वेव है। करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ना। बिल्कुल इसी तरह लेट्स से यहां पर ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 71। A whale produces sound wave of frequency 5 Hz. The waves are detected by a microphone and displayed on a oscilloscope. What is the time base setting of the oscilloscope? अब टाइम बेस चाहिए, फ्रीक्वेंसी उसने बता दी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू करना 1/f 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 सेकेंड है ये, मगर 4 ऑप्शन आपके पास मिली सेकेंड में है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 ms टाइम पीरियड है। और अगर वेव सेंटर में यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसका मतलब टाइम पीरियड 200 ms है, यानी कि वो टाइम पीरियड 2 डब्बों में बन रहा है। यानी 2 डिवीज़न में अगर 2 ms है तो टाइम बेस का मतलब होता है 1 डिवीज़न में कितना होगा? 200 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू 100।
यानी वैसे भी काउंट कर लें कि एक बॉक्स की वैल्यू अगर 100 होगी तो ही दो बॉक्स की वैल्यू 200 होगी, और 200 ms इज द टाइम पीरियड। समझ आई बात या नहीं? ये क्वेश्चंस आप करेंगे। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब सुनो, एक छोटा सा पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्स, बेटा बात नहीं, पल्स एंड वेव में क्या फ़र्क है? पल्स का मतलब होता है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म बताऊं, पल्स का मतलब है डिस्टर्बेंस। वेव का मतलब है वन करस्पॉन्डिंग पॉइंट टू अनदर। One corresponding point to another. Now listen. अब तुम्हारे पास एक ये सिचुएशन है, और मेरे पास एक ये ड्रॉ हुआ हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये देखो। अब ये कहलाती है पल्स। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पल्स। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इसमें, और से सुनना एक बात यार, अगर इस सिचुएशन में ये चीज़ देकर मैं आपसे कहूं कि मुझे ड्यूरेशन ऑफ पल्स बताएं, या मैं तुमसे कहूं कि ड्यूरेशन बिटवीन टू पल्सेस बताएं, तो ये दोनों अलग बात है। और ये इतना बारीक पॉइंट है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, या तो वो गौर से सुनते नहीं है या उन्हें बताया ही नहीं जाता। और ये इतना सा छोटा सा पॉइंट है। जब मैं कह रहा हूँ ड्यूरेशन ऑफ पल्स, पल्स का मतलब मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें, डिस्टर्बेंस। तो सुनो और बहुत ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन बताता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ना ड्यूरेशन ऑफ वन पल्स, ड्यूरेशन ऑफ पल्स, तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस। पल्स जो है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक है बस, बाकी तो डेड है। जब किसी की हार्ट बीट देखते हैं तो वो हार्ट बीट में वेव बन रही होती है, तो वो कहते हैं पल्स आ रही है। और खुदा न खासा उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन हो गई, नो पल्स, पल्स नहीं आ रही, जीरो है। तो पल्स का आना डिस्टर्बेंस, अगर है तो पल्स है। तो ए से बी पल्स है, या अगर ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी तो सी से डी पल्स है। अगर ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ तो ई से एफ पल्स है। मगर ड्यूरेशन बिटवीन टू पल्सेस, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ए से सी ड्यूरेशन ऑफ वन पल्स है, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट यानी पूरी वेव। ड्यूरेशन ऑफ टू पल्सेस का मतलब पूरी एक वेव काउंट हो गई, और वेव का मतलब डेड और डिस्टर्बेंस दोनों इंक्लूड। करेस्पॉन्डिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, वेव का मतलब ऊपर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट,
एक बात नोट करें यहां पर कि ए का करिस्पॉन्डिंग पॉइंट सी है ना यार, और बी का करिस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है ना, ये बी से डी, यानी ड्यूरेशन बिटवीन टू पल्सेस में डेड वाला रीजन भी आ जाएगा और डिस्टर्बेंस वाला रीजन भी आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट एक्स है टॉप, यहां से लेके अगला पॉइंट वाई, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टू पल्सेस है। इसमें भी बीच में डेड वाला रीजन भी आ गया और डिस्टर्बेंस वाला भी आ गया। Why I'm saying this? Because ड्यूरेशन ऑफ वन पल्स और एक वेव को पहचानना, इनमें डिफरेंस, बात अलग अलग है। अगर वो कह रहा है ड्यूरेशन बिटवीन टू पल्सेस तो उसमें डेड वाला रीजन भी आएगा, रिमेंबर। और अगर वो कह रहा है सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ पल्स बताओ तो उसमें सिर्फ डिस्टर्बेंस वाला रीजन आएगा। ये देखो, लो क्या, ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। द टाइम बेस्ड ऑन CRO is set as 6 ms per centimeter. The trace consisting of two pulses recording as shown. What is the time interval between the two pulses? टाइम इंटरवल चाहिए दो पल्सेस के बीच में भाई। तो मुझे बताएं, दो पल्सेस का मतलब करिस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां से लेके अगले करिस्पॉन्डिंग पॉइंट तक, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। करिस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ से लेके इसके करिस्पॉन्डिंग पॉइंट तक, ये जो है ड्यूरेशन या टाइम ऑफ बिटवीन टू पल्सेस है। इसमें डेड वाला रीजन भी आ गया, डिस्टर्बेंस भी आ गया, करिस्पॉन्डिंग पॉइंट, पीक टू पीक कह लो इसको, यही है ना। उसकी लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, मगर स्केल क्या कह रहा है? हर 1 सेंटीमीटर 1 cm के बराबर है, यस और नो? अगर 6 ms 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो मुझे बताएं 4.5 cm x के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें, 27 ms इज डी इज द आंसर। यहां उसने टाइम इंटरवल पूछा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। यहां उसने टाइम इंटरवल पूछा था बिटवीन टू पल्स, है ना? अब याद रखना, ये पूछा था बिटवीन टू पल्स, सही है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू पल्स। अगला क्वेश्चन सुने मेरा। एग्जामिनर जो लैंग्वेज यूज करेगा, यू हैव टू रिमेंबर के क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो तुमसे क्या कह रहा है। अब अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द डायग्राम शोज टू पल्सेस ऑन द स्क्रीन ऑफ CRO, अ ग्रिड ऑफ 1 centimeter square cover the screen. The time base is 1 microsecond. अब सुनो पूछ क्या रहा है, हाउ डज द ईच पल्स लास्ट, ईच पल्स लास्ट, यानी ड्यूरेशन ऑफ 1 पल्स की बात कर रहा है। तो ड्यूरेशन ऑफ 1 पल्स में डेड वाला रीजन नहीं आएगा भाई, डिस्टर्बेंस आएगी। डिस्टर्बेंस ये है, ये है, ये है या ये है, either this or this. Is that clear? अब यहां पर आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स की वैल्यू 1 माइक्रोसेकंड है, तो मैं कहूंगा भाई 2 बॉक्स की वैल्यू 2 माइक्रोसेकंड होगी। दैट्स इट, इज द आंसर। अब अगर ये मतलब पक्का नहीं होगा ना तुम्हें कि ड्यूरेशन ऑफ टू पल्सेस या टाइम बिटवीन टू पल्सेस और टाइम ऑफ ईच पल्स में डिफरेंस नहीं पता होगा तो गलत कर दोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में एग्जामिनर इस तरह से आपको घुमाता है, ये बात का ख्याल रखना। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, मेन जो है ना बेटा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अगर आपने क्वेश्चन की एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़ लिया तो फिर आप क्वेश्चन कर जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 74 को देखें, लुक एट 74।
फ्रीक्वेंसी रिलेट्स टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा एक वेव का होता है, यस और नो? एक वेव। करस्पॉन्डिंग पॉइंट पहचानो, कहाँ से कहाँ लोगे? अगर तुम टाइम पीरियड यहाँ क्रैश से क्रैश का लो तो ये टाइम पीरियड देखो, यही टाइम पीरियड अगर नीचे देखना चाहोगे तो नीचे देना, यहाँ टाइम पीरियड ये मिलेगा टाइम पीरियड। कैसे कोई भी तुम में से अगर यहाँ से यहाँ को टाइम पीरियड कह देगा तो गलत हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पॉइंट को पहचाने कि ये टॉप क्रैश से के बाद जो बॉटम आ रहा है, जो टॉप क्रैश के बाद बॉटम आ रहा है, तो अगली दफ़ा भी जो टॉप क्रैश के बाद बॉटम आ रहा है, तो इस बॉटम से करस्पॉन्डिंग बॉटम ये है ना, टॉप से टॉप ये है, या बॉटम से बॉटम करस्पॉन्डिंग होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट आपके पास ये है, इसके बाद जो बॉटम, इसके बाद जो बॉटम आ रहा है वो ये है। इसी तरह से यहाँ पर भी हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इसके बाद जो बॉटम आ रहा है वो ये है। तो इस बॉटम से इस बॉटम तक टाइम पीरियड, या इस टॉप से इस टॉप तक टाइम पीरियड। कितने बॉक्सेस टाइम पीरियड में? कितने बॉक्सेस? 5, यानी 5 डिविजन्स, यस और नो? 5 डिविजन्स। अब मुझे बताएं, अगर ये 5 डिविजन हैं और हर एक डिवीजन 2 ms के बराबर है, तो टाइम पीरियड हो गया 5 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 2 ms, 10 ms। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/10, मगर मिली का मतलब 10 to the power -3। अब ये सॉल्व करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3, 100 हर्ट्ज इज द आंसर। एग्जैक्ट है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट ने, हर साल ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है हर कोई। आप में से भी जो आज एब्सेंट होंगे ना, देखना ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। सुनो मेरी बात, इसको समझो ज़रा, क्वेश्चन को रीड करो। वो आपसे कह रहे हैं कि एक साइड पर रिफ्लेक्टर है, ये एक साइड पर ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर emit a pulse of EM electromagnetic wave towards reflector। ट्रांसमीटर रिफ्लेक्टर की तरफ एक पल्स फेंकता है। A pulse is reflected and returns to the transmitter। ये पल्स वापस पलट के ट्रांसमीटर तक ही वापस आती है। A detector is located at the transmitter। जो डिटेक्ट कर रहा है वो भी ट्रांसमीटर के साथ ही है। अब वो कह रहा है ये दोनों वेव इसने यहाँ पर प्लॉट किए हैं। देखो, ये एमीटर है और ये डिटेक्टर है। द पल्स टेक्स 6.3 माइक्रोसेकेंड टू ट्रेवल टू ट्रांसमीटर टू रिफ्लेक्टर। क्या मतलब, क्या कह रहा है? 6.3 माइक्रोसेकेंड किस में लगा? लैंग्वेज पढ़ो। फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिफ्लेक्टर, यानी एक तरफ का डिस्टेंस 6.3 माइक्रोसेकेंड है, एक तरफ का डिस्टेंस ट्रांसमीटर से रिफ्लेक्टर तक। तो मुझे बताएं वापसी में भी कितना डिस्टेंस? ओ लेवल में साउंड में हम एको वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दीवार के सामने मैं खड़ा होकर क्लैप करता हूँ, स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ, तो साउंड की आवाज़ मुझे वापस सुनाई देती है। तो उस केस में हम
टाइम जो काउंट करते हैं वो सिर्फ जाने का काउंट करते हैं या वापसी का भी? वापसी का भी। जाना और आना दोनों शामिल होते हैं। यहाँ पर बस ये क्वेश्चन ट्रिकी है और इसलिए मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें जाना 6.3 है और वापस आना भी 6.3 है, तो टोटल टाइम हो गया जाने और आने का 12.6 माइक्रोसेकेंड। यस और नो? और ये जाना और आना आपको यहाँ शो कर रहा है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। अगर बेटा ये जाना और आना ये ट्रांसमीटर डिटेक्ट कर रहा है, ट्रांसमीटर क्या, ये एमिटर क्या है जहाँ से एमिट हुई, और डिटेक्टर कहाँ है जब वापस आ गई। एमिटर है जाना, डिटेक्टर है जाकर वापस आना। तो मुझे बताएं कि यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स और एक बॉक्स, कितना हो गया? 3 बॉक्सेस। तो मुझे बताओ इस 12.6 में अगर 3 बॉक्सेस हैं तो 3 बॉक्सेस की वैल्यू 12.6 है, तो 1 डिवीज़न की वैल्यू यानी 1 बॉक्स की वैल्यू 12.6 डिवाइडेड बाय 3 करना भाई, 4.2 माइक्रोसेकेंड पर सेंटीमीटर। ये ट्रिकी थोड़ा सा समझने में इसलिए है कि असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एमीटर है वो भी यहाँ मौजूद है और जो डिटेक्टर है वो भी यहीं मौजूद है। तो असल में जाकर वापस आई है वेव। तो ये जाने और आने में 3 बॉक्सेस लगे हैं और जाने का टाइम 6.3, वापसी का टाइम 6.3, टोटल 12.6। इस 12.6 में जाना और आना दोनों शामिल है। और अगर जाना और आना दोनों शामिल है तो जाना और आने के बीच में 3 डब्बों का फ़र्क है। देख लें, 3 बॉक्सेस का, 3 डिवीजन्स का फ़र्क है। तो एक डिवीज़न की वैल्यू आपके पास 4.2 होगी। ये आपके पास, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास CRO में हैं। तुम्हारा काम ये है कि अब तुमने पास पेपर में CRO के मोस्टली क्वेश्चन MCQs में ही मिलेंगे। MCQs में आप सारे CRO के क्वेश्चन कंप्लीट करें।